नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप जैसा देख पा रहे हैं, बीटीसी प्रथम सेमेस्टर एजुबन बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो साथियों, आज हम एक नए विषय का शुभारंभ कर रहे हैं, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में साथियों, हम सबसे पहले जो बीटीसी की हमारी किताबें होती हैं, 8 किताबें, उसमें सबसे पहले हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो पुस्तक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट की पुस्तक है, उसके पहली पुस्तक जिसको एजुवन कहते हैं, उसको हम शुरुआत करेंगे। और साथियों, ये 8 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना यकीन मानिए, आप केवीएस है, सुपर टेट है, डीएसएसएस भी है, और जो भी साइकोलॉजी से जुड़ी परीक्षाएं हैं, इन सब में आप ज़रूर ही आप सफल होंगे। तो साथियों, चलिए हम सबसे पहले बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, आज उसको हम पढ़ेंगे और इसको बड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिएगा, आप लोग साथ दीजिएगा। और यह जो पुस्तक है, ये आपके एस्टेट और केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथियों तक भी ये वीडियो शेयर करिए, और पसंद आए तो साथियों लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा विषय है साइकोलॉजी, उस पर हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले साथियों, इसमें ये जो पुस्तक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, कक्षा शिक्षण, विषय वस्तु बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। देखिए, बाल विकास में बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे एवं आवश्यकता क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास को पढ़ेंगे। इसके बाद शारीरिक विकास पढ़ेंगे, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व के विकास, अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। इसके बाद व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ कारक महत्व, कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय संचार माध्यम। तो साथियों, ये जो हमारी जो पीडीएफ है साथियों, ये मथुरा जो अपनी डाइट है उससे है। तो चलिएगा, और उसके बाद हम इसमें एक हमारा बिंदु है अधिगम सीखने का अर्थ सिद्धांत। उसमें अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं सीखने में उनका महत्व, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। उसके बाद हम थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। और देखिए साथियों, इसके बाद हम कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे, पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने का उनका महत्व, पठार, अर्थ, कारण और निराकरण, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों हम अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसको पढ़ेंगे। अर्थ प्रकार महत्व, ध्यान क्या है, अर्थ प्रकार, अर्थ ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, रुचि को पढ़ेंगे। अर्थ प्रकार तथा बच्चों को रुचि के परीक्षण, स्मृति, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति प्रभावित कारक, विस्मरण, सांख्यिकी, माध्यिका बहुलक, इन सब को हम पढ़ते हुए चलेंगे और हमारा इस तरीके से बाल विकास यहाँ पूर्ण होगा। तो साथियों, सबसे पहले आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, सबसे पहले इस बिंदु हम बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे, बाल विकास की आवश्यकता पढ़ेंगे और बाल विकास के क्षेत्र। तो देखते हैं, शुरू करते हैं साथियों। देखिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौम माने संपूर्ण भूमि से, संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित जो बात कही जा रही है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो विकास की प्रक्रिया है कब से कब तक चलती है, तो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत। जो बच्चे का है ना, जो कहें माता के साथ जो गर्भधारण रहता है, वहाँ से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु
अब मनोविज्ञान की वह शाखा बाल विकास कहलाती है। पहले जिसको हम बाल मनोविज्ञान कहते थे साथियों, आज हम उसको बाल विकास कहने लगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम जानेंगे बाल विकास का अर्थ। चलिएगा देखते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा के रूप में विकसित हुआ है और बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है। इन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से बच्चा भी प्रभावित होता है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं अपने अपने शब्दों में साथियों जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने दिए। सबसे पहले क्रो एंड क्रो, याद करेंगे कैसे वो हम समझेंगे। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं बाल मनोविज्ञान के विषय में। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब समझ लो, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बात कही है वो क्या है। जो व्यक्ति विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, इन्होंने इतनी परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान की। याद रखना है आपको, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है। क्रो एंड क्रो ने गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, बस इतना कहा है क्रो एंड क्रो ने, याद रखना है। अब है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब देखो उन्होंने, देखिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप ये सब परिभाषाएं भूल जाएंगे। आपको ऐसे कि गर्भकाल से प्रारंभिक किशोरावस्था तक की बात क्रो एंड क्रो ने कही है। और जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन कौन कराता है, बाल मनोविज्ञान। ये कौन कह रहे हैं, जेम्स ड्रेवर। तो जन्म से परिपक्वावस्था तक के विकसित हो रहे मानव का अध्ययन बता रहे हैं जेम्स ड्रेवर। और क्रो एंड क्रो गर्भावस्था से प्रारंभिक किशोरावस्था तक। उसी तरह थॉमसन के शब्दों में हम पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके और उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये आप थॉमसन कह रहे हैं, ठीक है। ये इनकी परिभाषा है कि जो बाल मनोविज्ञान है एक नई दिशा में संकेत करता है, सभी को एक नई दिशा में संकेत, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इनका ये मानना है, किसके अनुसार, बाल विकास के हिसाब से ये कह रहे हैं। अब है हरलॉक जी क्या कह रहे हैं। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं, ठीक है। और बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक हैं या सार्वभौमिक। तो इनकी साथियों परिभाषा बड़ी है, लेकिन कुछ टैग वर्ड आप याद कर सकते हैं। जैसे इनकी परिभाषा में क्या है कि आज बाल विकास के मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। और पहली बात इन्होंने एक टैग वर्ड याद करेंगे कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय, है ना, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। और अगली बात और है कि बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक हैं कि सार्वभौमिक। ये बात कही है किसने, आपके हरलॉक महोदय। अब बात करेंगे, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में
मानव व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये भी एक परिभाषा हो गई, ठीक है, ये भी एक परिभाषा हो गई कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम समझते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है। देखते हैं, बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। बाल मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, और जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्यों को भी भली बात समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्था अनुसार विकास के प्रारूप को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। कोई भी कार्य को आप बच्चे को तभी सिखा सकते हैं जब वह उसके लायक है ना। बच्चे की उम्र कम है और आप उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो भी विकृत शारीरिक जो हो सकता है विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो अतः बाल मनोविज्ञान की वह एक व्यवहारिक उपयुक्तता यह भी है कि बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है, इतना याद रखना है। अब देखिए, बाल विकास के हम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। गर्भधारण से युवावस्था, ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, यही परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं। यदि बाल विकास क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार है। देखिए, ये आप समझ लीजिए, बाल विकास के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, वो इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से। पहले वातावरण और बालक, यह महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है। वातावरण और बालक, बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। देखिए, वातावरण या पर्यावरण की बात आ रही है, तो पहला तो ये है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो आप समझ लीजिए समस्या ये है। दूसरी है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये दो चीज़ें वातावरण और बालक की संबंधित हैं। अगला है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, हम इसी के अंतर्गत करेंगे, यही क्षेत्र है। देखो, बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधी भेद,
मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद, ये आप व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कौन कौन से व्यक्तिक विभिन्नताओं के अंतर्गत के क्षेत्र हो गए? एक तो आपका मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक भेद, शरीर रचना संबंधी भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद। तो आपके इतने जो भेद हैं वो मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, व्यक्तित्व, सामाजिक, व्यवहारिक, भाषा विकास, तो ये सभी आपके बालकों की व्यक्तिक विभिन्नता मतलब व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं बच्चों की, उनके अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे। यह क्षेत्र आपका हो गया एक। तो अगला है मानसिक प्रक्रियाएं। देखिए बच्चों में तो बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य। ये सभी क्या हैं? ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं प्रत्येक व्यक्ति की। देखिए प्रत्यक्षीकरण भी मानसिक प्रक्रिया, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। जैसे प्रथम यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक यह विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में पाई जाती है, इनकी क्या गति आदि। और द्वितीय यह है कि मानसिक प्रक्रिया का विकास कैसे होता है, इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये दो बातें, पहली विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, और दूसरा कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो विकास के कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे मानसिक प्रक्रियाओं में। अब बालक बालिकाओं का मापन, इनकी मापन भी शारीरिक मापन भी होता है। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन होते हैं। मूल्यांकन संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाता है, ये मापन है। मतलब मापन का मतलब ये है कि बच्चे का मापन तभी है कि उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाएगा, तो हम उसके अंतर्गत हम मापन की बात करेंगे। अब है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। एक बालक की यह अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की होती है, यह भी पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्षेत्र है समायोजन संबंधी समस्याएं। अब देखिए समायोजन भी बच्चे इस तरीके से हर जगह नहीं कर पाते हैं, तो समायोजन संबंधी समस्याएं आती हैं तो वो पढ़ते हैं। देखिए इसमें बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों, पारिवारिक समायोजन, सांवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। कुसमायोजित, ठीक है। अब बात है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालक होते क्या हैं वो भी समझते हैं। जब बालक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बालक विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं: शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक। ये सभी विशिष्ट बालकों का अध्ययन होता है। अब बात आती है अभिभावक बालक संबंध। देखिए बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। तो आप समझ गए
बाल विकास का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। हम बाल विकास के क्षेत्र की बात करेंगे तो बाल विकास के क्षेत्र की बात करें तो बाल विकास का क्षेत्र क्या है कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की जो भी समस्याएं आ रही हैं बच्चे के अंतर्गत, उन सभी का हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है साथियों, इतना हमने जाना। अब हम देखिए, अब हम जितना पढ़ा उसके बारे में कि इसमें क्या क्या हम प्रश्न बन सकते हैं। इसमें देखिए, पहले तो ये जो प्रश्न है वो आपका थोड़ा थ्योरेटिकल होंगे तो उन पे हमें कोई बात नहीं करनी। देखते हैं, बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषाओं को लिखिए और बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र लिखिए। बाल विकास का अर्थ बताइए। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्या है। अब ये अतलक देखिए, बहुविकल्पी देख लेते हैं हम लोग, यही हमारे काम के हैं और क्योंकि हमारी वस्तुनिष्ठ ही परीक्षा है। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में। तो साथियों बाल मनोविज्ञान में अभी हम बताए भी हैं। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, ये आपको भी हम बताए थे। किसने कही है? क्रू एंड क्रू ने। ये परिभाषा, ऐसे परिभाषा पूछी जा सकती है, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, इतना याद रखना है। चलिए अब साथियों हम जो बात करेंगे आगे वो हमारी होगी बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। और विकास में मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, है ना, और इसके बाद भाषाइक, तो ये सभी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें देखिए किस पे बात करेंगे। देखिए शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास में बुद्धि, बुद्धिलब्धि, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, ये सभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक दी है और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये आप इतना याद रखेंगे। और ये अवस्थाएं कहीं कहीं अलग भी दी हैं। अभी हम एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत जन्म से 5 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। चलिए देखते हैं हम आगे। अब विभिन्न अवस्थाओं में हम सारे विकास को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शैशवावस्था में सारे विकास को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शैशवावस्था, ठीक है, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था की बात करेंगे आज। तो शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, शिशु का शारीरिक विकास जो होता है साथियों, जन्म से पहले ही गर्भावस्था से शुरू होता है शारीरिक विकास। बिल्कुल सही बात है। इस समय माता के खानपान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। देखिए शैशवावस्था के 2 सोपान हो गए। अब आप समझिए, अभी जन्म से 5 वर्ष की शैशवावस्था बताई है। जन्म से पूर्व की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। अब बात आती है कि शैशवावस्था में कितने सोपान हैं। तो साथियों 2 सोपान। कौन सा? जन्म से 3 वर्ष का एक है और एक 3 वर्ष से 5 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म से कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब समझ लीजिए एडलर महोदय ने क्या कह दिया कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी बात एडलर महोदय ने कही है। बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है किसने कहा कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि उसका स्थान क्या है, बच्चे का स्थान क्या है। तो चलिए देखते हैं हम सारे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे भार की।
किसकी? भार। ठीक है, देखिए भार, वेट में हम बात करेंगे तो जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड होता है। ये नोट करते चलें साथियों, एक शॉर्ट नोट्स आप याद बना लें, तुरंत के तुरंत लिख लें कि शैशवावस्था में बात करेंगे तो भार की बात करेंगे तो जन्म के समय बालक का भार 7.15 पौंड है और बालिका का भार 7.13 पौंड है। तो ये लिख लें, ठीक है, मतलब पॉइंट 2 कम है। तो पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। ये भी नोट करने वाली पंक्ति है कि 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष का जो अंत होगा उसमें तिगुना हो जाता है। ठीक है, दुगना और तिगुना का मतलब समझ रहे हो ना? तो 6 माह में दुगना का मतलब है अगर जन्म के समय 7.13 पौंड है जन्म के समय, तो उसमें दुगना 6 माह में दुगना कर दीजिए 7.13 पौंड का, समझ रहे हो? और अंत में जब वर्ष के अंत जब आएगा, वर्ष का अंत, तब इसका तिगुना कर दीजिए। ये क्या हो जाता है? आपका भार पता चल जाएगा। कब का? जन्म का, 6 माह का और वर्ष भर का। तो चलिए अब हम देखते हैं लंबाई। अब हम लंबाई पर चर्चा करेंगे। देखिए लंबाई, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। ठीक है, बच्चों के विकास की गति 3 वर्ष तक बहुत होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर औसतन, प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब पहले वर्ष के अंत तक, और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर का हो जाता है, और 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ये आपके दोनों की बात है, लड़के और लड़कियों की लगभग बात वही है। ठीक है, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति इतनी है। तो जन्म के समय शिशु की लंबाई औसतन 50 सेंटीमीटर है और 1 वर्ष में 67 से 70 सेंटीमीटर, 2 वर्ष के अंत तक 77 से 82 है, 3 और 6 वर्ष तक 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। ये आप नोट कर लें लंबाई की। अब बात करेंगे हम सिर व मस्तिष्क की। तो नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। नवजात शिशु माने जब बच्चा जन्म ले उसी समय देखा जाए तो जितनी पूरी लंबाई उसके शरीर की है उसका 1/4 सर की लंबाई होगी। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार का अनुपात से अधिक होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगली बात करेंगे हड्डियों की। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या 206 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। अब बात करेंगे मांसपेशियों की। तो देखिए शिशु की मांसपेशियों का भार उनके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। देखिए मांसपेशियों की अगर हम भार की बात करेंगे तो जितना शरीर का भार है उसमें 23% मांसपेशियों का भार होगा। याद कर लें, लिख लें। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर क्या होता है? यह भार में बढ़ोतरी होती है। ये 23% से 25%, 30% और आगे भी बढ़ता है। और देखिए उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगे 1.5 गुनी तथा 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन हो जाता है। अब बात करेंगे अन्य अंग में। छठे, देखिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं, ये भी आप समझ लें। छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। छठे माह से ही दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, नीचे के। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऊपर के निकलते हैं कि नीचे के निकलते हैं, तो सबसे पहले नीचे के निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। 1 वर्ष में कितने दांत निकल आते हैं? औसतन 8। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। दूध के सभी दांत मतलब कितने हो जाते हैं?
लगभग 22 होते हैं ना। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती है। शिशु के आंतरिक अंगों की बात करें, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवा अवस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। पहले तो विकास करता है, फिर क्या होता है, शारीरिक मजबूती आती है उसमें। चलिए देखेंगे अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। देखिए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। अब देखिए अनोखा काल किसको कहा है, जीवन का अनोखा काल अब देख लीजिए किसको कहा है, बाल्यावस्था को। अनोखा काल बाल्यावस्था है, याद रखना है। ठीक है, हाँ। अगला, अब ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है, माने रुक जाता है। शुरुआत में तो बड़ा होता है, फिर नहीं। अब देखिए इसमें हम भार की बात करेंगे। आपका कौन सा, आपका बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था। लंबाई देखिए, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियाँ, इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। अब हम बात करेंगे दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। बाल्यावस्था के आरंभ में क्या होता है, दूध के दांत जो गिरने लगते हैं, फिर 12-13 वर्ष की अवस्था तक सभी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, 12 वर्ष तक सभी दांत निकल आते हैं। अब देखिए मांसपेशियां, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार 27% हो जाता है। अब देख लीजिए आप, 8 वर्ष तक की आयु में कितना हो जाता है मांसपेशियों का भार, 27%। शैशवावस्था में कितना बताए थे, शैशवावस्था का 5 वर्ष तक 30%। अब बात है बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। मतलब बालिकाएं मांसपेशियों के हिसाब से अधिक विकसित हो जाती हैं। अब अन्य अंगों की बात करेंगे बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तो साथियों, आज हमने अपने इस सेशन में शैशवावस्था और बाल्यावस्था, है ना, यहाँ तक के शारीरिक विकास को पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद सभी अवस्थाओं में मानसिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, और आपका संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, और उसके बाद हम आपके कहेंगे तो भाषाई विकास, तो सभी विकास को पढ़ेंगे। तो आज साथियों पहला सेशन है, पहला वीडियो है इसका साइकोलॉजी का, तो आज साथियों इतना ही रहते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका ये सेशन अनवरत चले, तो आप लोग साइकोलॉजी में भी सीख सकें। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर हम आगे अपनी वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में साथियों अवश्य बताएं कि आप इस तरह के वीडियो, इस तरह की साइकोलॉजी की आगे प्रक्रिया चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो मैं उसी तरह के कार्य करूँगा। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।